हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मास्यूटिकल बाय पुष्पेंद्र पटेल। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एस्प्रिन के पॉसिबल कॉन्ट्राइंडिकेशन का। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन अलग अलग ड्रग के साथ, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग बीमारियों के साथ भी हो सकते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले समझेंगे हम बेसिक मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये वीडियो अगर आप जनरल पब्लिक देख रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहने का मतलब है एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी परिस्थिति जहां पे हम दो अलग अलग नेचर की चीज़ों को साथ में नहीं मिला सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको एडवर्स इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट मिलेंगे जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। ये एक सिंपल एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने किसी बर्तन पे नींबू का रस रखा हुआ है और वो अच्छे से साफ नहीं हुआ तो उसी बर्तन के ऊपर आप दूध नहीं रख सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो आपस में फट जाएंगे और दूध किसी काम का नहीं रहेगा, एटलीस्ट उस पर्पस के लिए तो नहीं जिसका यूज़ दूध के रूप में हो सकता है। डेरिवेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कांसे के बर्तनों पे अचार या खट्टी चीज़ें नहीं रखी जाती, वो उसको खराब कर देता है। तो ऐसे कई सिचुएशन जहाँ पे दो अपोजिट नेचर वाली चीज़ें साथ में रखेंगे तो उससे आपका काम बिगड़ेगा ही। इसी स्थिति को बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब सेम एग्जांपल हम मेडिसिन के केस में भी ले सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन करवाता है, उस मेडिसिन को अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जिसके किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किडनी लगभग डैमेज हो गई है, तो फिर वो ड्रग उसकी किडनी को ओवर फंक्शन करा करके अल्टीमेटली किडनी का नुकसान कर ही रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आज का जो हमारा ड्रग है वह है आपका एस्प्रिन। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं, लेने वाले हैं, तो आपको इन कंडीशन में इसको नहीं लेना चाहिए या बहुत सावधानी पूर्वक लेना चाहिए या चीज़ों को ध्यान में रख करके लेना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन और एस्प्रिन आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एस्प्रिन का यूज़ क्या है। एस्प्रिन एक ऐसा ड्रग है जो NSAID कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। NSAID कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जिनका पूरा नाम है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिनका यूज़ बेसिकली आप पेन को कम करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, और अगर आपके बॉडी में कहीं पे सूजन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उस इन्फ्लामेशन के कंडीशन से रिलीफ लेने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा यूज़ किया जाने वाला ड्रग है। तो लेकिन इसके इंटरेक्शन अलग अलग कंडीशन, अलग अलग ड्रग की कैटेगरी और अलग अलग तरीके के व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग हो सकता है। चलिए बहुत शॉर्ट में देखते हैं कि किन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। ये लिस्ट फाइनल नहीं है, ये कुछ एग्जांपल मात्र है, और भी सिचुएशन हो सकते हैं। सबसे पहला है एलर्जी या तो हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसे व्यक्ति जिनको इस एस्प्रिन से एलर्जी हो या हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम पास्ट में रही हो, उनको एस्प्रिन लेते समय विशेष ध्यान देना पड़े या फिर उनको ना ही लेना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको मैं समझाऊं कि एलर्जी यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है। इसको बायफरगेट करते हैं, सिंपल जाएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका हाइपर और दूसरा है आपका सेंसिटिविटी। तो हाइपर का जो मतलब होता है वो होता है आवश्यकता से या एक निश्चित अनुपात से ऊपर जाना, उसको बोलते हैं हम हाइपर। जैसे अगर आप बोलते हो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो उसे आप बोलते हैं कि भाई हाइपर क्यों हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल यानी कि ऑप्टिमम, दूसरा हाइपो यानी कि कम, और तीसरा हाइपर यानी कि ज़्यादा। तो इस केस में क्या है, हाइपर ज़्यादा के केस में। दूसरा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनशील। किसी भी व्यक्ति को अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति को डांटता हूँ थोड़ा सा एज ए टीचर और उससे वो रोने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी सेंसिटिविटी बाकी लोगों से ज़्यादा है जो अभी तक नहीं रोना शुरू करे। अगर किसी को कोई इमोशनल सीन देख के आंसू आ जाता है, इसका मतलब है कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब आपके बॉडी में जब कभी भी कोई फॉरेन मटेरियल यानी कि एंटीजन मतलब एनीथिंग विच कैन एक्टिवेट द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन, वो अगर आ जाता है तो आपकी बॉडी इमीडिएटली उसके अगेंस्ट में काम करने लग जाती है। बहुत थोड़े से मात्रा में भी वो रिस्पॉन्स करने लग जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन वो नॉर्मल नहीं होगी, वो कैसी होगी, वो हाइपर लेवल पे जाएगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी हम इसको समझ सकते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति जिनको एस्प्रिन से संबंधित दवाई या NSAID कैटेगरी के संबंधित दवाओं से एलर्जी है, उनको एस्प्रिन लेते समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो NSAID कैटेगरी का ड्रग मैं बोल रहा हूँ वो आपको आगे भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट हम कॉमनली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बुखार होता है तो हम पैरास्टामोल यूज़ करते हैं, बॉडी पेन होता है तो हम लिमोस्लाइड जैसे कैटेगरी के ड्रग यूज़ करते हैं, और इन्फ्लामेशन होता है तो एंडोमेथासिन हम यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाने वाला ड्रग है, खास करके अगर आप थोड़ा सा गाँव वाले इलाके में जाएंगे तो आपको ये कॉमनली यूज़ करते हुए दिखेंगे लोग, क्योंकि वहाँ पे आर्थराइटिस, गठिया, बात की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो वो अननोइंगली, नॉन विलिंगली ये ड्रग का कंज्यूम करने लगते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारा पहला पॉइंट कॉन्ट्राइंडिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? एलर्जी या तो हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये आपने पहले भी पढ़ा है जब हम बात कर रहे थे एस्प्रिन के साइड इफेक्ट का, वहाँ भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो अगर आप वहाँ पे एक बार और वीडियो जाके देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इसका क्या मतलब है? सबसे पहले समझते हैं ब्लीडिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, ये मेरा ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड मेरा आराम से मूव करता रहता है, फ्लो करता रहता है, ठीक है। जब कभी भी कोई चोट लगेगी, चोट यहाँ पे लगेगी तो यहाँ पे रप्चर होगा और जो मेरे ब्लड हैं वो बॉडी से बाहर आने लगेंगे। और अगर ऐसा रोका नहीं गया, ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा तो फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से हमको हो जाएगा हाइपोवोलेमिक कंडीशन। इससे हमारा ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। बॉडी लेकिन ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए एक छोटे लेवल पे अगर कट बहुत छोटा सा लगा हुआ है तो बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे प्लग का निर्माण करती है, जिसको हम लोग क्लॉटिंग बोलते हैं। तो जो अभी मैंने बनाया इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सपोज वो क्लॉटिंग है, ये क्लॉट करने में मदद करता है। यहाँ पे तो अच्छा हो गया क्लॉटिंग, लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि ये जो क्लॉटिंग है वो ब्लड के वेसल्स के बाहर ना होकर के अंदर होने लगती है, कुछ इस तरीके से। तो अगर क्लॉटिंग अंदर होने लगेगी तो पीछे से आने वाले जो ब्लड हैं उनके फ्लो में प्रॉब्लम जाएगा, और इससे आपको हार्ट अटैक जैसी कई अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। इसको ठीक करने के लिए एस्प्रिन का यूज़ किया जाता है एज अ ब्लड थिनर, एज अ एंटीकोएगुलेंट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये तो इसका यूज़ है, लेकिन ये एक्चुअली यूज़ कम, साइड इफेक्ट ज़्यादा है। आप इस चीज़ों को थोड़ा आराम से समझिएगा। NSAID कैटेगरी के अंदर का एग्जाम्पल है आपका एस्प्रिन। इसका यूज़ होगा पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, लेकिन उसके केस में, किसके केस में? NSAID के केस में ये उसका फ़ायदा हुआ कि बुखार कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, दर्द कम करेगा, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि आपके ब्लड को पतला करेगा। ये उसके रिस्पेक्ट में, वहाँ पर आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, ये उसके रिस्पेक्ट में साइड इफेक्ट है। लेकिन इसका एक यूज़, यानी कि इसी साइड इफेक्ट का यूज़ हम किसी और पर्पस में जान बचाने के लिए करते हैं, जब आप इंटेंशनली चाहते हो कि ब्लड पतला हो या क्लॉटिंग ना हो वहां पे। लेकिन अब इन चीजों का यूज अगर आप गलती से गलत जगह करेंगे तो प्रॉब्लम तो होनी तय है। कैसे, वो आपको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ब्लड क्लॉट नहीं हो रही है, तो उस केस में अगर आप ये एस्प्रिन देंगे तो फिर तो वो प्रॉब्लम बढ़ ही जाएगा, उसकी ब्लीडिंग बढ़ती ही जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, एस्प्रिन इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंटीप्लेटलेट ड्रग मतलब जो प्लेटलेट के अगेंस्ट में काम करता है, और प्लेटलेट का मतलब है ऐसे एजेंट जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो ये क्या करता है? इट कैन रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट। ये ब्लड के क्लॉट होने के प्रोसेस को रोकेगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको चोट लगी है, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, वो अगर एस्प्रिन लेगा तो क्या होगा भाई? जिसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जिसको क्लॉट नहीं हो रहा है, उसके में हम ऐसा ड्रग दे रहे हैं जो क्लॉट और नहीं होने देगा, तो फिर प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक्सेसिस में ब्लड लॉस हो जाएगा, इससे उसको प्रॉब्लम जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम एस्प्रिन नहीं दे सकते। इसीलिए बोला गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिस कंडीशन में आपको ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसके बाद जो अगला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वह है पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ये अल्सर का क्या मतलब है? अल्सर मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो थोड़ा सा छिलाव, कुछ इस तरीके से छिलाव नजर आएगा, तो ये हमारा अल्सर वाला हिस्सा है। अल्सर आपने कई ना कई बार अपने माउथ में फेस किया होगा। आपके मुंह में छाले होते हैं ना, उसे हम माउथ अल्सर कहते हैं। जब ये छाले होते हैं तब आप कभी कोई स्पाइसी, गरम, मसालेदार, मिर्ची वाली सब्जी खाते हो तो कैसा एहसास होता है? आपको शायद वो एहसास याद भी हो गया जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। सोचिए कि अगर ऐसा ही चीज़ आपके पेट वाले पार्ट में, पेप्टिक पार्ट में हो, या फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन में हो, तो फिर पेट में तो भैया पूरी तरीके से खाना पीना पहुँचता है, साथ में एसिड भी सिक्रीट होता है। अब अगर ऐसे एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये आपके उस पर्टिकुलर पार्ट को टच करेंगे तो कितना सेंसिटिविटी होगा, और ये होता है इसीलिए है कि एक्सेसिव आपका एसिड का सिक्रेशन होता है। अब इसके कारण से प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अल्सर हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि अल्सर की प्रॉब्लम होती क्या है। दूसरा जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि NSAID कैटेगरी का है, इस NSAID की कैटेगरी के ड्रग का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ये भी समझिएगा। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, समझ में तो आ जाएगा। NSAID के काम करने के 3 तरीके में से पहला जो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है वो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दूसरा है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर और तीसरा है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर। कुल मिलाकर अगर कहें तो मैंने आपको बोला कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ठीक है, एक तो नॉन सेलेक्टिव, फिर एक प्रिफरेंशियल और एक आपका सेलेक्टिव। ये जो कॉक्स 1 है वो हाउस कीपिंग का काम भी करता है, यानी कि कॉक्स 1 आपके पेट की प्रोटेक्शन के लिए एक बाइकार्बोनेट का लेयर बनाता है जिससे अंदरूनी सतह पे एसिड के अटैक को कम किया जा सके। ये कॉक्स का अच्छा फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर है, मतलब एनी टाइम ये आपके काम करेगा। चूंकि अभी आप क्या दे रहे हो, NSAID दे रहे हो, ये जो NSAID है वो कॉक्स 1 को भी इनिबिट कर सकता है और कॉक्स 2 को भी इनिबिट कर सकता है, अगर आप नॉन सेलेक्टिव दे रहे हो तो। उस केस में बात कर रहा हूं। तो कॉक्स 1 अगर चला गया, इसको मैं काट देता हूं, अगर कॉक्स 1 चला गया तो भैया कॉक्स 1 का काम भी चला जाएगा। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर काम को करता था तो उस काम करने वाले को अगर हटा दोगे तो वो काम अभी तो नहीं हो पाएगा फिलहाल। तो आप जब NSAID कैटेगरी की ड्रग देते हो तो वो कॉक्स 1 को भी इनिबिट कर सकता है, जिसके कारण से प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो सकता है और फिर वो आगे जाकर के अल्सर के बनने का कारण बन सकता है या अल्सर के लिए एक प्रोन टू का माहौल क्रिएट कर सकता है। यह है हमारा पेप्टिक अल्सर। और अगर ऐसा हुआ तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि GI ब्लीडिंग तो होनी ही होनी है। जो अंदर का पार्ट रप्चर हो गया है, जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, उससे तो ब्लीडिंग होनी ही होनी है। तो इस केस में यानी कि जिसको अल्सर है, जिसको ब्लीडिंग हो रही है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, उसको आप एस्पिरिन नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए, वरना प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको पूरा समझा दिया। एस्पिरिन कैन इरिटेट द स्टमक लाइनिंग and increase the risk of peptic ulcer or GI bleeding. Individual with a history of this condition should avoid the use of aspirin. तो ऐसे व्यक्ति जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, उनको एस्पिरिन का यूज अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा पहला स्लाइड। चलिए मूव करते हैं सेकेंड स्लाइड में, देखेंगे कुछ और कॉन्ट्राइंडिकेशन केस के बारे में। अगला जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वह सीवियर किडनी और लीवर डिजीज। देखिए ये महत्वपूर्ण है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे, अगर कॉमन पब्लिक है तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। हमारी बॉडी में ऐसे तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फार्माकोलॉजिकल रोल के हिसाब से देखेंगे तो लीवर और किडनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनका काम क्या है? ये जो हमारा लीवर है ये मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और ये जो आपका किडनी है वो एक्सक्रीशन करने का काम करता है, यानी कि किसी भी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अब सपोज मैंने कोई एक ऐसा सब्सटेंस लिया जो उस लिए गए फॉर्म में किसी काम का नहीं है, तो हमारा लीवर क्या करता है, उस इनएक्टिव फॉर्म, सपोज मान लेते कि ए फॉर्म में, तो उसको उसके एक्टिव या फिर डिजायरेबल फॉर्म बी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो कन्वर्जन है यही कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस आपके लीवर में होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही मात्र लीवर में ही होता है, लेकिन मेनली जो असल में मेटाबॉलिज्म है वो आपके लीवर में होता है। अब दूसरा, अगर कोई मेटाबॉलिज्म हुआ तो उसके प्रोसेस के थ्रू बनेंगे मेटाबोलाइट, और ये मेटाबोलाइट मोस्ट ऑफ द केस यूजलेस होते हैं, एक ऐसा कह सकते हैं रेसिड्यू है जिसका बॉडी से बाहर निकलना आवश्यक है। तो इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाटर सोल्यूशन फिर होने के बाद यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा यूरिन बनाएगा वो कौन बनाएगा? आपका किडनी ही तो यूरिन बनाने का काम करती है। इस तरीके से अगर ये लीवर और किडनी अच्छे से काम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होगा, मेटाबोलाइट जो टॉक्सिक है वो भी बॉडी से बाहर निकलेगा और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये देखिए कि अगर किसी व्यक्ति में ये दोनों ऑर्गन किसी प्रॉब्लम कंडीशन में है, कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, तो फिर वो अपना काम कैसे करेंगे? भाई कोई बीमार आदमी है तो बीमार आदमी अच्छे से काम थोड़ी कर पाएगा। अब इसी बीमार आदमी को आप ओवरलोडेड काम दे दोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। यानी कि जिसका ऑलरेडी लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड है, किडनी कॉम्प्रोमाइज है, उसको NSAID कैटेगरी के ड्रग के अंदर एग्जांपल एस्पिरिन दे दोगे तो लोड तो पड़ेगा। इसलिए उसको, किसको, जिसकी लीवर या किडनी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको ये एस्पिरिन का यूज सोच समझ करके बहुत ध्यान से करना चाहिए। मैं तो कहता हूं डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवाई को करना ही नहीं चाहिए। फिर भी इस केस में थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप डॉक्टरों को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कि आपके पास्ट में हिस्ट्री है तो उनको भी कैसे पता चलेगा। तो यू शुड ऑलवेज एक्सप्लेन और मेंशन योर प्रीवियस कंडीशन, ताकि आपके डॉक्टर आपके उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली सही ट्रीटमेंट फॉलो कर सकें। अब देखिए, एस्पिरिन इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। एस्पिरिन का मेटाबॉलिज्म कहां होता है? लीवर में होता है। एंड
इट्स यूज कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिविजुअल विथ सीवियर लीवर डिजीज। अब भाई जिस जगह पे मेटाबॉलिज्म होता है उस जगह पे अगर आप मेटाबॉलिज्म कर रहे होगे और जो कि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है उनको भी अगर आप दोगे तो वो जो किडनी है अप्रोक्सीमेटली एडिक्वेट क्वांटिटी में आपके इस एस्प्रिन को ब्लड से क्लियर नहीं कर पाएगी, ब्लड से बाहर निकाल नहीं पाएगी यूरिन के साथ में। तो उसके कारण से क्या होगा, ब्लड से नहीं निकलेगा तो कहाँ रहेगा, अभी भी ब्लड में ही रहेगा। चलिए मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ रफ में, ये हमारी किडनी है, ठीक है। इस किडनी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये है कि इस तरीके से ब्लड को आने देता है एफरेंट, यहाँ से मूव करके चला जाता है इफरेंट, अल्टीमेटली हमारा इस जगह पे स्टोर होता जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ से फिल्टर करने का काम है आपके किडनी का, नेफ्रॉन जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर यही फिल्टर करने लायक नहीं रहा तो फिर आपके कंटेंट को फिल्टर कौन करेगा, ब्लड के अंदर के जो कंटेंट है टॉक्सिक सब्सटेंस है इसको फिल्टर कौन करेगा, और फिल्टर नहीं होगी तो फिर टॉक्सिसिटी तो डेवलप होगी ही होगी। इसलिए जिनकी लीवर किडनी में प्रॉब्लम है उनको ये सोच समझ करके लेना चाहिए। अगला कंडीशन जिस केस में आपको एस्पिरिन नहीं यूज़ करना चाहिए वह है चिल्ड्रन एंड टीन एजर विथ वायरल इन्फेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो इस पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा कि किस किस केस में हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन और टीनेजर के केस में जिनको स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शन हो, एस्प्रिन यूज इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर विद वायरल इन्फेक्शन, लाइक एग्जाम्पल की बात करें अगर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, तो इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर ऐसे केस में जिनमें इन्फ्लुएंजा या चिकन पॉक्स जैसे वायरस है उसमें अगर आप एस्प्रिन करोगे तो ये देखा गया है कि उसके यूज़ करने से रेस सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, और ये एक रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन है जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम सिचुएशन डेवलप हो सकते हैं। तो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन है तो इस तरह के केस में आप एस्प्रिन ना दें, क्योंकि इससे अगर रेस सिंड्रोम होता है तो फिर ये उनके ब्रेन और लीवर पे एक सीरियस अफेक्ट करेगा। खास करके अगर मैं ये अंडरलाइन जिसको किया है ब्रेन, इस पर फोकस करें तो उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो आगे जाके बुरी तरह से हैम्पर हो सकता है, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगला कंडीशन है वह है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी एक ऐसा यूनिक कंडीशन है जिसमें हर एक फीमेल का कंडीशन दूसरों से बिल्कुल अलग होता है, और इस केस में एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक बनता है मदर और फीटस के बीच में जिसके थ्रू न्यूट्रिशन मूव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। लेकिन एक बात समझिए कि जिस प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन मूव करता है, क्या जरूरी नहीं है कि उस प्लेसेंटा से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी मूव कर पाए। भाई जिस सीढ़ी से आप ऊपर जाते हो, चढ़ते हो, उसी सीढ़ी से ना ऊपर से नीचे आते हो, तो दोनों एक जैसी थोड़ी ना है, बिल्कुल अलग अलग कंडीशन है। आप यहाँ पे समझिए कैसे मैं बोल रहा हूँ। ये एक अगर फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है और ये एक प्लेसेंटा है और ये फीटस है जो उसके अंदर पहुँच रहा है, तो इसी प्लेसेंटा से जो न्यूट्रिएंट है वो मूव करता है मदर से फीटस की ओर। जो वेस्ट मटेरियल है वो फीटस से मदर की ओर आके फिर आगे एलिमेंट लाते हैं। तो जब न्यूट्रिशन मूव कर रहा है तो जो पॉइजन है, पॉइजन मतलब यहाँ पे जो ड्रग का मेटाबोलाइज है या कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो भी तो मूव करेगा ही करेगा। इसलिए एस्प्रिन को प्रेगनेंसी में यूज नहीं करनी चाहिए। कारण नंबर 2, ये देखिए, जो मदर प्रेग्नेंट है वो तो एडल्ट है, मतलब पूरी बॉडी एकदम मैच्योर है, सफिशिएंट इनफ है कि वो ड्रग के असर को झेल सके। लेकिन उस बच्चे का क्या जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाया, उसके ऑर्गन तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो अगर ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है वो मदर से वूम्ब के थ्रू, वूम्ब में डेवलप होने वाले फीटस तक पहुंचा, तो फिर भाई उसकी ऑर्गन के डेवलपिंग के इस कंडीशन में जिस भी समय वो मेडिसिन लेगी प्रॉब्लम तो आएगा। टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्रग टू ड्रग, सिचुएशन टू सिचुएशन। इसलिए प्रेगनेंसी में इस तरह के कोई भी ड्रग को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्या पता हर एक प्रेगनेंसी अलग अलग, जैसे मैंने कहा, किसी के कंसीव होने में कोई इशू नहीं रहा हो, नॉर्मल या एब्सोल्युटली नॉर्मल हो, तो विद स्टैंड कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बहुत सारे मिसकैरेज हुए हों, ले दे के मुश्किल से हुआ हो तो वो क्रिटिकल कंडीशन है, कोई आईवीएफ से किसी अदर तरीके से हुआ हो तो और क्रूशियल कंडीशन है। तो इसलिए हर एक का कंडीशन अलग अलग होता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन ना लें जब तक कि डॉक्टर आपको ये चीज़ों का सजेशन ना करते हैं। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई बच्चा मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा,
कई ड्रग ऐसे हैं जिसकी जो सॉल्युबिलिटी है लिपिड के प्रोफाइल के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा है, तो वो जो ड्रग है वो मिल्क में पहुंच जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर के मिल्क में पहुंच जाता है। अब अगर इस मिल्क को कोई फीटस यूज कर रहा है, कोई बच्चा यूज कर रहा है, तो इस मिल्क में डिसॉल्व हुआ ड्रग भी इस फीटस तक या चिल्ड्रन तक पहुंच ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसको जो कि उसकी बॉडी मैच्योर इनफ नहीं है, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस के इफेक्ट हैं, सपोज यहां पे हम बात करें एस्प्रिन के, तो वो भी मिल जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में इस एस्प्रिन को अवॉइड करना चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एस्प्रिन यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, देखिए स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर शुड बी अवॉइडेड अनलेस स्पेसिफिकली रिकमेंडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा मैंने कहा कि जब तक आपके डॉक्टर स्पेसिफिक कंडीशन में रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज इट में पास इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। इवन अगर आप डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हो, तो इट में क्रॉस विद द मिल्क एंड कुड बी हार्मफुल फॉर द नर्सिंग इन्फेंट, जो कि फीडिंग पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपको ये केस में अवॉइड करना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिसेंट सर्जरी से हमने ये तो देखा शुरू के टॉपिक में कि ये आपकी ब्लीडिंग के लिए अच्छा नहीं है, ये स्टॉप नहीं करता है ब्लीडिंग को, कोगुलेशन को अफेक्ट करता है। तो अगर आपने रिसेंट सर्जरी करवाई है या अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि सर्जरी कराएं, तो इसका एस्प्रिन का यूज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, एक प्लान्ड सर्जरी होती है और एक एक्सीडेंटल सर्जरी होती है। प्लान्ड सर्जरी मतलब आपको पता है कि 4 दिन बाद मेरा ऑपरेट कराना है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो आपको पता है कि 4 दिन बाद मेरा ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने आपको कुछ बता रखा है क्या खाना क्या नहीं पीना, एक दिन पहले क्या बिल्कुल नहीं खाना, तो आपको समझा दिया होंगे कि आपको एस्प्रिन नहीं यूज़ करना है, तो आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपका ऑपरेशन होना है, सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, तब के केस में कैसे करेंगे? उस केस में तो फिर बात अलग हो जाती है। बट दोनों केस में एस्प्रिन अच्छा नहीं है, बिकॉज एस्प्रिन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर सर्जिकल मॉड्यूल्स और प्रोसीजर्स। भाई अगर किसी की सर्जरी हुई है, टांके लगे हैं, तो ये अभी इनिशियल फेज में थोड़ा सा क्रूशियल कंडीशन है, वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आपने इमीडिएटली या जस्ट आफ्टर या जस्ट बिफोर ऑपरेशन एस्प्रिन ले लिया, तो ब्लीडिंग को फैसिलिटेट करेगा, क्लॉटिंग को इनिबिट कर रहा है, तो ब्लीडिंग को तो फैसिलिटेट कर ही रहा है। इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको सर्जिकल केस में एस्प्रिन को अवॉइड करना चाहिए। इट्स यूज शुड बी अवॉइडेड around the time of surgery, even after the concurrent use of surgery। आपको इसको उस समय भी अवॉइड करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंगली खुद से सजेस्ट नहीं करते हो। तो यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया एस्प्रिन के कुछ पॉसिबल कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है ऐसा सिचुएशन जिसमें इस ड्रग को नहीं यूज करना है, जिस ड्रग के बारे में आप बात कर रहे हो। अगर हम यूज करेंगे तो फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। तो आई होप कि आपको सिंपल तरीके से समझाया गया टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट में, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।